So we are going to study attachment and bio-behavioral catch-up. तो इसमें बायो पे भी फोकस किया है। अटैचमेंट पे तो इससे पहले भी हमने जो थ्योरीज पढ़ी सब में अटैचमेंट पे फोकस किया गया था। इसमें एक बायो खास आ गया है और दूसरा जो है लास्ट में जो कैचअप लिखा हुआ है, कैचअप मतलब कुछ लैग कर रहा होगा, वो मेकअप करना होगा। तो ये जो है इंटरवेंशन प्रोग्राम उन बच्चों के लिए एम्ड है जिन्होंने अर्ली एक्सपीरियंस में ही, शुरुआत में ही अपने जीवन में एडवर्स केयर या डिसरप्शन इन केयर देखा है। एडवर्स केयर तो केयर नहीं की जा रही है, डिसरप्शन इन केयर, केयर तो हो रही थी लेकिन फिर वो केयर गिवर नहीं रहा या जो भी है चला गया, तो वो डिस्टर्ब हो गई उसकी जो केयर होनी थी। तो ये खास तौर से उनके लिए है और इसको स्पेशलाइज किस लिए किया गया है? जो फॉस्टर केयरर्स होते हैं, जो फॉस्टर होम्स में जो केयर करने वाले होते हैं, तो वो क्या होता है कि इतने कोई खास इंटरेस्टेड नहीं होते हैं कि अटैचमेंट पैटर्न अपना बनाएं। वो जस्ट एक जैसे रूटीन सा होता है वैसा वो कर रहे होते हैं। तो इसलिए भी वहाँ पे ये एंटिसिपेट किया था कि फॉस्टर होम में जो रहेगा बच्चा, तो उसको प्रॉपर जो है नर्चरेंस और केयर नहीं मिलेगी जो एक नॉर्मल घर में मिलनी चाहिए। तो उस जगह के लिए भी ये सूटेबल है। तो इसमें जो है क्या टारगेट इश्यूज, की इश्यूज कौन से टारगेट किए जाते हैं? एक तो ये कि जो केयरर है ही और शी इज नॉट कंफर्टेबल प्रोवाइडिंग नर्चर। जैसे अभी मैंने फॉस्टर होम की बात करी, बच्चा तो उन्होंने रख लिया है बट समहाउ दे आर नॉट कंफर्टेबल, ठीक है बस रह रहा है तो रह रहा है टाइप वहाँ के लिए। फिर एक ऐसे भी पेरेंट्स, सेकेंड पॉइंट, कि कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं वो बच्चे को केयर और नर्चरेंस की जगह जो है दे प्रेफर टू रिस्पॉन्ड इन काइंड टू इन्फेंट बिहेवियर। जैसे बच्चा रोया तो उसके मन की चीज़ जो है लेके दे दी उसको, जो भी चाहिए उसको, कि मन की चीज़ मिल जाएगी चुप हो जाएगा। तो ये जो है कभी कभार तो चल सकता है, लेकिन ये एक एज ए स्ट्रेटजी अगर कोई पेरेंट या केयर गिवर कर रहा है तो ये अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है। तो अटैचमेंट पैटर्न कभी डेवलप नहीं होगा, प्लस बच्चे में मैल एडजस्टमेंट हो जाएगा ना। उसको जो भी चीज़ चाहिए तो उसको ये समझ में आएगा कि ऐसे टेम्पर टेंट्रम थ्रो करो और मेरी बात सुन ली जाएगी। और तीसरी चीज़ क्या है कि जो इंटरपर्सनल एनवायरनमेंट है वो बच्चे को ऐसा दिया जाए जो कि प्रिडिक्टेबल हो। अब ये क्यों प्रिडिक्टेबल होना चाहिए? एक तो बच्चे को ये पता लगता है कि उसके साथ में किस जो है एक्शन पे उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, कहाँ पे तारीफ मिलेगी, कहाँ पे डांट मिलेगी, कहाँ सजा मिलेगी। तो प्रिडिक्टेबल होने से बच्चे के मन में जो है डर नहीं रहेगा। उसको पहले से पता है कि मैंने जो है जो कर रहा हूँ उसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। दूसरा क्या है कि प्रिडिक्टेबल होने से बच्चे में डिसिप्लिन बेटर हो जाता है। एक बार उसको गलती पे जो है बहुत मार दिया, एक बार गलती, वही सेम गलती पे कुछ नहीं बोला, इग्नोर कर दिया, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि उसको ये करना है कि नहीं करना है। तो इसलिए प्रिडिक्टेबल जो है एनवायरनमेंट होना बच्चे के लिए अच्छा होता है। सो जैसा कि मैंने कहा कि इट इज़ एसेंशियली ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर सरोगेट केयर गिवर्स। तो इसके क्या क्या मेन कंपोनेंट्स हैं? ये पहला ये है कि प्रोवाइडिंग नर्चरेंस व्हेन इट डज नॉट कम नेचुरली। मतलब बच्चा जो है उसको जो नेचुरली नर्चरेंस मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। तो एक कंपोनेंट इसका प्रोग्राम का ये है कि बच्चे को जो है नर्चरेंस मिले। और दूसरा जो है, जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जो फॉस्टर चिल्ड्रन होते हैं उनका जो, उनके साथ जो अटैचमेंट होता है वो डिसऑर्गेनाइज होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो जो केयर गिवर है फॉस्टर होम में वो इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं होता है। तो जितना मन किया कर दिया, नहीं किया नहीं किया, उसको एक सर्टेन टाइम के लिए रखना है, बस बात खत्म। सो ये भी जो है कि डिसऑर्गेनाइज से जो है ऑर्गेनाइज अटैचमेंट पैटर्न मिले। ठीक है। फिर तीसरी बात ये है कि बच्चे को जो है, जो भी मैंने बताया था कि प्रेडिक्टेबल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा तो अपने आप को कैसे जो है ट्यून कर पाएगा, नहीं कर पाएगा वो। तो ये भी जो है बच्चे की जो है अट्यूनमेंट, अटैचमेंट स्टाइल जो है वो ऑर्गेनाइज हो जाए, ये भी करवाना होता है, वो बच्चे के लिए अच्छा है।
तो इसमें ये हमें जो है गोल होता है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फोस्टर पेरेंट्स हैं वो खुद से अपने आप से जो है नहीं वो अटैचमेंट पैटर्न देने वाले हैं किसी तरह का। तो गोल यही है कि वो जो है नॉन ऑटोनॉमस हों, तो भी जो है हम उनसे जो इस थेरेपी या इंटरवेंशन के जरिए उनके जरिए बच्चे को जो नर्चरिंग एनवायरनमेंट है और जो एक प्रॉपर अटैचमेंट स्टेटस है वो बच्चे को हम दिलवाएं फॉस्टर पेरेंट्स के जरिए। ये इसका अल्टीमेट एम है। तो वो होते बाकी के ऊपर जो हमने बातें की सब अपने आप ही हो जाएगा। तो ये स्पेशलिटीज थेरेपी की है कि मान के चल रहे हैं कि जो केयर गिवर है वो इंटरेस्टेड नहीं है फिर भी हमें करवाना है। ठीक है। फिर अब ये भी हमने बता दिया है। हाँ, तो ये जो है नेक्स्ट है कि इन्फेंट्स इन फॉस्टर केयर आर ऑफन डिसरेगुलेटेड एट फिजियोलॉजिकल, बिहेवियरल एंड इमोशनल लेवल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि फिजियोलॉजिकल मतलब कभी खाना मिल गया नहीं मिला, प्रॉपर खाना दिया नहीं दिया, उसके स्लीप वेक पैटर्न को रेगुलेट किया नहीं किया, ये सब फिजियोलॉजिकल हो गया। फिर बिहेवियर वाला भी मैंने बताया कि कभी बहुत स्ट्रिक्ट हो गए, कभी कम स्ट्रिक्ट हो गए, कभी कुछ कहा ही नहीं, तो ये बिहेवियर वाला हो गया। या और इमोशनल लेवल पे भी कि कभी इमोशंस व्यक्त कर दिए, कभी एक्सप्रेस नहीं किए, कभी दे आर नॉट इवन वरीड कि इमोशन कुछ एक्सप्रेस करने हैं या बच्चा क्या इमोशंस अंडरगो करा। तो ये फॉस्टर केयर में ये माना जाता है कि ऐसा तो होगा। तो अब ये देखा गया है कि एक स्ट्रेस हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जो HPA एक्सिस होती है, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनलिन ग्लैंड, तो इन तीनों का आपस में कनेक्शन होता है। तो जब स्ट्रेस में इंसान होता है तो ये HPA एक्सिस जो है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और एड्रेनल ग्लैंड, जो ये तीनों एक्टिवेट हो जाती हैं। तो पहले हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट करेगी एड्रेनल ग्लैंड को, और अल्टीमेटली लास्ट में एंड प्रोडक्ट क्या होगा, कॉर्टिसोल होगा। ये एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो ऐसा कोई वेल एस्टैब्लिश्ड ऐसा तो प्रूफ नहीं है कि कॉर्टिसोल से मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर देखा गया है कि जो ऐसे बच्चे हैं, मतलब बच्चे बड़े एडल्ट होके जिनको साइकोपैथोलॉजी मतलब किसी तरह के साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है बड़े होके, उनमें जो है कॉर्टिसोल्स का लेवल जो है या तो बहुत हाई पाया गया है या बहुत लो पाया गया। तो अब ये नहीं कहा जा सकता कि बचपन में जो उनका कॉर्टिसोल लेवल हाई था उसकी वजह से साइकोपैथोलॉजी हुई कि नहीं हुई, वी कांट से। बट ये जरूर है कि एडल्ट साइकोपैथोलॉजी में या तो बहुत हाई मिला है कॉर्टिसोल का लेवल या बहुत लो मिला है, इतना तो जरूर कह सकते हैं। अब इसमें जो है जो इंटरवेंशन इसमें क्या हम कर रहे होते हैं, जो फॉस्टर पेरेंट हैं उनको ये सिखाते हैं कि जो बच्चे के इंडिकेशंस हैं, लीड्स हैं, उसके प्रति वो रेस्पॉन्सिव रहें। दे शुड एक्ट एज ए रेस्पॉन्सिव सोशल पार्टनर टू द लीड्स ऑफ द चाइल्ड, कि वो ऐसे करे तो हमें ऐसे रिस्पॉन्ड करना है, ऐसे करे तो ऐसे, सिखाया जाता है पेरेंट्स को। ये जो है इस तरीके से किया जाता है। और ये भी देखा जाता है कि जो फॉस्टर केयर में बच्चे जो है थ्रेटनिंग कंडीशन बहुत फेस करते हैं। जो केयर गिवर है वो जो है उनको धमकाता ही रहता है कि अभी भेज देंगे तुमको ऑर्फनेज में वापस, तो या मारते पीटते हों। और ये भी हो सकता है कि जो केयर गिवर है वो खुद ही थ्रेट हो, कि उसको जो है अब्यूज़ कर रहा हो या उसको मार पीट रहा हो, हमेशा एक्सप्लॉइट कर रहा हो। तो ये एक फॉस्टर केयर में ये चीज़ हम मान के चल रहे हैं कि ऐसा होने के चांसेस हैं, उसके बावजूद करवाना है। और ये लिखा तो इधर बच्चों के लिए, लेकिन ये बड़ों के लिए भी लागू है। जब थ्रेट होती है किसी भी इंसान को, एनीबडी इंक्लूडिंग चाइल्ड में तो और ज़्यादा होगा, तो हमारे जो रिस्पॉन्सेज जो हैं बड़े लिमिटेड हो जाते हैं। मतलब अगर किसी को जान का खतरा हो तो फिर दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं मर जाऊं या इसको मार दूं, है ना। हाईएस्ट थ्रेट ये होती है लाइफ की। तो अगर बच्चे में बचपन से ही उसको थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में रहा है, तो उसके जो है जो कोपिंग स्किल्स हैं
वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, उसका रिस्पांस जो है बहुत लिमिटेड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, वो डिसोसिएट हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है या पर्सन या सिचुएशन उससे डिसोसिएट हो जाएगा, ये होते हुए भी वो नहीं है वहाँ पे। तो ये एक बहुत डेंजर होता है। तो ये फिर उसका कोपिंग मैकेनिज्म एज एडल्ट भी रहेगा आगे चल के। दिस इज व्हाट शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो अब इसमें जो है केयर गिवर और चाइल्ड इन दोनों का असेसमेंट किया जाता है इंटरवेंशन से पहले। और बच्चे के केस में मतलब उनका साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाएगा। बच्चे के केस में जो उसका न्यूरो एंडोक्राइन फंक्शनिंग है उसको भी असेस किया जाएगा। अभी मैंने बताया था कॉर्टिसोल रिलीज होता है HP एक्सिस वाला, तो इसमें जो है एंडोक्राइन सिस्टम का फंक्शन है। तो एंडोक्राइन सिस्टम ऑलरेडी कैसा फंक्शन कर रहा है, क्या कॉर्टिसोल का लेवल है, ये हमको इंटरवेंशन से पहले हमने देख लिया। फिर 10 सेशन जो है उसको एडमिनिस्टर किए गए केयर गिवर होम में ही, अलग से कहीं नहीं लगे, वहीं पे जहाँ है बच्चा फॉस्टर में वहीं पे। और एडमिनिस्टर कौन करेगा, प्रोफेशनल जो सोशल वर्कर होते हैं वो करते हैं। और उन सेशंस को टेप रिकॉर्ड किया जाता है ताकि फीडबैक दे सके पेरेंट्स को, जो फॉस्टर के पेरेंट्स हैं, कि वो क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फिर उससे उनकी गलतियाँ बता के उनको करेक्ट किया जा सके। तो एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ है, तो वो 200 फॉस्टर फैमिलीज पे ये रिसर्च कर रहे हैं। हमने भी कल बात की थी ना एविडेंस बेस्ड थेरेपी की, तो यही इसी वजह से ये किया जा रहा है कि भाई जो हम ये थेरेपी देंगे जो ABC वाली है, ये थेरेपी देने का कोई वाकई में फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो इसके लिए जो रिसर्च की जाएगी तब पता चलेगा। इसलिए ये फॉस्टर 200 फॉस्टर फैमिलीज पे किया जा रहा है। तो इसमें जो आधे जो बच्चे हैं उनको असाइन किया गया डेवलपमेंटल एजुकेशन फॉर फैमिलीज प्रोग्राम, और आधों को इंटरवेंशन दिया गया जो हमने बात करी। मतलब एक कंट्रोल ग्रुप हो गया, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप हो गया। और इसमें जो इन्होंने वो टेस्ट नहीं किया कि केयर गिवर का कमिटमेंट कितना है, केयर गिवर का कमिटमेंट कितना है ये टेस्ट नहीं किया। और उनका लॉजिक ये है कि इसलिए नहीं किया, हालांकि होना चाहिए, लेकिन उनका लॉजिक ये इसलिए नहीं किया कि ये हो ही नहीं सकता है ये प्रोग्राम सक्सेसफुल अगर केयर गिवर का कमिटमेंट ना हो। तो ये हाँ ऑब्वियस बात है। तो कमिटमेंट जो है नापने का कोई फ़ायदा नहीं, अगर नहीं है तो नहीं है तो है। सक्सेसफुल होगा तभी जब ये केयर गिवर का कमिटमेंट हो। बट ये मेरे हिसाब से एक है ड्रॉबैक, कमिटमेंट लेवल प्री एंड पोस्ट भी चेक किया जा सकता है। उससे ये पता चलेगा कि ये क्या कमिटमेंट लेवल को इंक्रीज करता है नहीं करता है फॉस्टर पेरेंट्स में। तो ये केवल बच्चे के रेफरेंस में देख रहे हैं कि बच्चा जो है उसमें क्या फ़र्क आ रहा है प्री एंड पोस्ट में। केयर गिवर में ये नहीं देख रहे हैं, केयर गिवर को खाली ये ट्रेन कर रहे हैं। ये है इनका। सो ये क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ। बताया था कल भी कि जो बच्चे होते हैं उनके पास में लैंग्वेज बहुत लिमिटेड होती है, वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है, तो वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं थ्रू वर्ड्स। तो बॉडी लैंग्वेज से वो होते हैं और इनडायरेक्टली इंडिकेशंस देते हैं, लेकिन दे आर नॉट वेरी एक्सप्रेसिव थ्रू वर्बल थिंग्स। तो इसीलिए जो है बच्चों के साथ में प्ले थेरेपी बहुत इफेक्टिव होती है। वहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें बच्चे थ्रू प्ले एक्सप्रेस कर देते हैं जो कि वो नहीं कर सकते हैं वर्बली। या ये भी तो हो सकता है कि पेरेंट्स साथ में प्ले थेरेपी में बच्चे भी साथ, पेरेंट्स भी साथ रहते हैं कई बार। तो प्ले थेरेपी में बच्चा क्या कर रहा है पेरेंट नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये थेरेपिस्ट समझ जाएगा कि इशू कहाँ पे है। और पेरेंट के सामने बच्चा हो सकता है बोल ना पाए, तो इसलिए भी जो है प्ले थेरेपी अच्छी है। तीसरी बात क्या है कि जो बच्चे को सिखाना होता है, हम बहुत आर्टिकुलेट करके बड़े अच्छे शब्दों में बच्चों को बताएं तो वो उतना जो है एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, एसिमुलेट नहीं कर पाएंगे कि लेक्चर की तरह उनको बताया ऐसे ऐसे करना चाहिए। लेकिन वही चीज़ हम प्ले में जब उससे करवाएंगे तो इंटरनलाइज बच्चा बड़ी तेज़ी से कर लेता है। तो जो करेक्शन भी हमको करना होता है वो भी जो है पॉसिबल हो पाता है प्ले थेरेपी में। तो इसमें प्ले थेरेपी में थेरेपिस्ट क्या कराता है, बच्चे की फैंटेसीज और सिंबॉलिक जो मीनिंग्स होते हैं
प्ले में जो दिखाई देते हैं वो मीडियम होते हैं समझने का, जो कम्युनिकेशन विद द चाइल्ड कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। अब इसमें एम क्या है प्ले थेरेपी का, कि उसकी जो बिहेवियरल और इमोशनल डिफ़िकल्टीज हैं जो कि सिग्निफिकेंटली इम्पेयर कर रही हैं बच्चे की नॉर्मल फंक्शनिंग में, उनको कम किया जाए और हो सके तो एलिमिनेट कर दिया जाए। ये एम है, चाहे वो बिहेवियरल है या इमोशनल, दोनों, बिहेवियरल एज वेल एज इमोशनल डिफ़िकल्टी जो सिग्निफिकेंटली इंटरफेयर कर रही है बच्चे की नॉर्मल फंक्शनिंग में, उनको डिक्रीज या फिनिश कर दिया जाए अगर हो सके तो ये होगा कैसे? इसमें इनहेरेंट अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये है कि कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव हो बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट। ये सभी जितने भी चाइल्ड थेरेपीज है इसमें सब में जो है ये होता है कि जो कम्युनिकेशन बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट शुड इम्प्रूव, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। और एक लेस ऑब्वियस गोल है, लेकिन वो भी गोल होता है कि जो वर्बल एक्सप्रेशन है वो भी जो है इम्प्रूव हो। हमेशा जो है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता। जैसे बच्चे ने कुछ किया, ठीक है, आपने आंखों से ऐसा किया कि यू आर इम्प्रेस्ड, लेकिन अगर शाबाश, वेल डन, ताली बजाया तो बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसे वर्बल एक्सप्रेशन को भी, जैसे एक ये भी होता है कि बच्चे को सिखाया जाता है, ऑफ कोर्स डिपेंड ऑन एज, कितनी एज है, हर एज पे नहीं सिखाया जा सकता, लेकिन एक सर्टेन एज के आने पे, जैसे कि आई थिंक 5 इयर्स का बच्चा, 4-5 साल का बच्चा इस बात को समझने लग जाएगा कि उसको ये बोला जाए कि इंस्टेड ऑफ क्राइंग एंड थ्रोइंग टेंट्रम्स, यू टेल व्हाट यू आर फीलिंग एंड व्हाट डू यू वांट, तो यूज वर्ड्स, दैट इज, तो उसको बच्चे को बोला जाता है यूज वर्ड्स। तो ये वर्बल एक्सप्रेशन इंप्रूव किया जाता है ताकि बच्चे को ये आदत पड़े हो कि वो अपने वर्बली एक्सप्रेस करे अपनी नीड्स को, ताकि सामने वाला समझे। हमेशा सामने वाला गेस करता रहे, जिंदगी में पॉसिबल थोड़ी होता है। सो वन शुड बी एक्सप्रेसिव कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये पसंद नहीं आ रहा है और ये करने से मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक्सप्रेसिव होना चाहिए, तो वो सिखाया जाता है। फिर एक और जो है एबिलिटी डेवलप की जाती है बच्चे में, एबिलिटी फॉर सेल्फ ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमेशा तो कोई उसके पीछे ज़िंदगी में चलेगा नहीं, तो खुद ही ऑब्जर्व करे अपने आप को और खुद ही को करेक्ट करे। फिर इम्पल्स कंट्रोल को इम्प्रूव करना होता है। जो छोटा बच्चा होता है उसमें इड बहुत डोमिनेंट होती है, तो उसको कंट्रोल में लाना जरूरी है। सोसाइटी में तो तभी रह पाएगा इंसान जब इड कंट्रोल में होगी। और ऐसे कोई भी लाइफ नहीं हो सकती, ऐसी कोई भी मतलब परमानेंट सिचुएशन नहीं हो सकती कि कभी एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन किसी को हो ही ना। होगा, पक्का होगा, लाइफ में हर एक को होता है। तो वो कोपिंग स्ट्रेटजीज जो है वो डेवलप की जाएं। एंड लास्टली, जो बच्चे की जो है ये कैपेसिटी इम्प्रूव की जाए कि वो दूसरों को ट्रस्ट कर सके और उसे रिलेट कर सके अपने आप को, खाली मैं ही हूँ ये नहीं है, और भी लोग हैं, उनसे रिलेट करें कि वो कैसा फील करेगा या उसको कैसा लग रहा होगा मैंने ऐसा किया। तो वो है, और ऑब्वियसली ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा एटलीस्ट केयर गिवर पे, नहीं तो फिर उसकी जो है बातों को समझेगा कौन और कैसे रिक्वायरमेंट उसकी पूरी होंगी। तो इसमें जो है, जो थेरेपिस्ट क्या करता है कि बच्चे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट की जो लेवल है उसको समझता है कि हर बच्चा सेम लेवल का नहीं होता है ना। एज बराबर हो सकती है लेकिन हर एक का सेम एज पे सेम जो है कॉग्निटिव या इमोशनल डेवलपमेंट नहीं होता है। और साथ ही साथ तीसरी चीज़ क्या कि उसके अंदर जो है क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं बच्चे के, ये समझेगा। प्ले थेरेपी में ये सारी चीज़ें हैं, समझ में उसको आ जाएंगी। देन अब ये जो है प्ले थेरेपी जो हमने बात की, ये रियल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ की जाती है। मतलब जो रियल लाइफ में उसकी प्रॉब्लम चल रही है उसको एनैक्ट किया जाएगा प्ले में, ठीक है। और ऐसी डिफ़िकल्टीज़ होंगी जो कई महीनों से चल रही होंगी और जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो अब जैसे कि नॉर्मली जो बच्चे आते हैं इस टाइप की थेरेपीज़ के लिए, तो कुछ स्पेसिफिक रीजंस होते हैं कि उनको क्यों क्यों ट्रीटमेंट चाहिए, क्या वजह है जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट के लिए आए। तो इस टाइप की चीज़ें, जैसे टेम्पर टेंट्रम मैंने बता दिया था, एग्रेसिव बिहेवियर, नॉन मेडिकल प्रॉब्लम्स, मतलब कोई अंडरलाइंग उसको बायोलॉजिकल या न्यूरोलॉजिकल रीज़न नहीं है लेकिन फिजिकली उसको कोई प्रॉब्लम है।
ठीक है। बाउल और ब्लैडर कंट्रोल, जो एन्यूरिज्म और एंकोप्रेसिस जो है, ये कई बार बच्चों को होता है, रात को सोते में या इवन कई बार दिन में भी, जगते में भी हो जाता है एक्सट्रीम केसेस में, जो यूरिन या फीसिस पास कर देगा बच्चा। तो 3 साल के बाद बच्चे से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इतना यूरिन और ब्लैडर और बाउल कंट्रोल होगा। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि एज अप्रोप्रिएट जो है ब्लैडर या बाउल कंट्रोल नहीं है, तो वो प्रॉब्लम है। इस टाइप के बच्चों पे भी किया जाता है। और सोने में प्रॉब्लम है, ऐसे नींद ही नहीं आती, या नाइटमेयर्स आते हैं बच्चे को, या बहुत ज़्यादा जो है वरी एक्सपीरियंस करता है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स वाले बच्चे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनके साथ में प्ले थेरेपी करी जाती है। और इसके अलावा वो बच्चे भी हो सकते हैं जिनको कि सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज़ किया गया है, या नेगलेक्ट रहे हैं अपने जहाँ पे भी हैं वो, या उनकी फैमिली अब नहीं है उनके साथ में फॉर वॉट एवर रीजन्स, ऐसे बच्चों को भी प्ले थेरेपी में ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो अब ये थेरेपिस्ट क्या करेगा, ये सब जो हमने ऊपर बातें करी, ये रिकॉग्नाइज करेगा उसके थीम्स और पैटर्न्स में, जिस तरह से वो मटेरियल को यूज़ कर रहा है। फिर धीरे धीरे जो है जब वो समझ जाएगा पहले थेरेपिस्ट, फिर वो उसी प्ले के जरिए जो है बच्चे को ये बताएगा कि भाई कैसे जो है प्ले में क्या करना चाहिए जिससे कि प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो एक तरह से उसको सिखा रहा होगा। जैसे अगर बच्चे को जो है लेटर से सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज़ का हमें पता चल रहा प्ले थेरेपी में, तो उसको हम सिखा सकते हैं जैसे प्ले में ही, कि जो उसका सेक्सुअल या फिजिकल अब्यूज़ करने वाला है वो कभी उसके साथ में सेम रूम में ना रहे, या अकेला ना रहे, या हमेशा जो है उसके आने पे दूसरी जगह चला जाए। इस तरह से हम उसको प्ले में सिखा सकते हैं कि कैसे अपना डिफेंस मैकेनिज्म उसने रखना है। तो कई बार जो है खाली प्ले थेरेपी से काम नहीं चलता है, बच्चों को प्ले थेरेपी के दौरान दूसरे ट्रीटमेंट भी देने होते हैं। जैसे डिपेंड करता है उसको क्या प्रॉब्लम है, उसको बहुत एक्सेसिव या सीवियर एंजाइटी है तो उसको फिर मेडिकेशन भी देनी पड़ेगी अलॉन्ग विथ प्ले थेरेपी। और ये भी हो सकता है कि बच्चे को लर्निंग डिसऑर्डर्स हों, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, तो उस केस में स्पेशल एजुकेशन भी बच्चे को ज़रूरत पड़ सकती है अलॉन्ग विथ प्ले थेरेपी। या वो बच्चे जो है जिनको लो सेल्फ एस्टीम है या एक्सेसिव वरी करते हैं, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस है या इनकॉम्पिटेंसी है, जो कि जो लर्निंग डिसऑर्डर्स है उसमें आती है बच्चे के अंदर। लो सेल्फ एस्टीम भी डेवलप होती है, सब उससे हो नहीं पा रहा होता है कि जो सब नॉर्मली कर रहे हैं, उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, और वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा होता है, तो अपने आप को इनकॉम्पिटेंट और हेल्पलेस फील करता है। और स्कूल जाने में उसको बहुत चिंता होती है कि स्कूल जाएगा फिर वो नहीं कर पाएगा, फिर उसको डांटा जाएगा, सज़ा मिलेगी, मजाक उड़ाएंगे, तो एक्सेसिव वरिंग भी हो रही होती है। सो इस टाइप के केसेस भी प्ले थेरेपी में आते हैं। तो ये जो प्ले थेरेपी, इसकी बात कर रहे हैं प्ले थेरेपी, इसमें 3 स्टेज होते हैं। इनिशियल फेज, जिसमें कि जो है हम जो थेरेपिस्ट है वो बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी जो है एक तो इवेल्युएट करता है कि प्रॉब्लम क्या है, और दोनों को थेरेपी के प्रोसेस के बारे में बता रहा होता है कि क्या होगा और कैसे होगा, किसको क्या करना है। तो ये दोनों चीज़ें इनिशियल फेज में चल रही होती हैं, इवेल्यूशन भी और टेलिंग देम व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम द थेरेपी का प्रोसेस क्या होगा। फिर जाता है मिडिल फेज। अब मिडिल फेज जब आता है तो बच्चा फेमिलियर हो चुका होता है कि क्या ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, वो कंफर्टेबल हो चुका होता है थेरेपिस्ट के साथ में, इतना खेल रहा होता है ना इतने दिनों से प्ले करते करते, कंफर्टेबल और फेमिलियर हो जाता है। तो अब यहाँ पे अब बच्चा जो है थेरेपिस्ट जो है बच्चे को उसका इवैल्यूएशन कंटिन्यू करता है। मतलब जो इनिशियली किया वो तो किया ही किया, अभी जारी रखता है कि और भी हो सकता है कोई बात नहीं निकल के आ जाए जो पहले नहीं आई थी। और एक क्लियर कट जो है अंडरस्टैंडिंग थेरेपिस्ट में होती है कि बच्चे का इश्यू क्या है जो पैदा हुए हैं, और उसको जो है कैसे कम्युनिकेट करे बच्चा थेरेपिस्ट से और थेरेपिस्ट बच्चे से। ये मिडिल फेज में यही चल रहा होता है। और जो फाइनल फेज होता है इसमें तो वही टर्मिनेशन वाला होता है, द ट्रीटमेंट एंड्स एंड गुड बाय सेड टू द थेरेपिस्ट।
तो ये 3 स्टेजेस में ये प्ले थेरेपी चलती है। सो ये क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूँ। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये जो है, अब देखो इसमें भी हेडिंग में इसका जो है वो सारा छुपा हुआ है। पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी, मतलब पेरेंट और चाइल्ड आपस में इंटरेक्शन करेंगे और वहाँ पे थेरेपी की जाएगी। तो ये देखा गया है जो 2.5 साल से लेके 8 साल के बच्चे हैं, तो उनके चाहे वो बायोलॉजिकल या फॉस्टर केयर गिवर हो, उनके साथ में अगर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर है तो वहाँ पे ये थेरेपी काम करती है। तो इस थेरेपी में यूनिक चीज़ क्या है कि प्ले थेरेपी तो होती जो अभी हमने बात करी, साथ में पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग हो रही होती है, ताकि उनको इफेक्टिव डिसिप्लिन टेक्निक सिखाई जा सके कि बच्चे को कैसे डिसिप्लिन किया जाए और बच्चे और पेरेंट का रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव हो। रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का मतलब ये नहीं कि बच्चे को टोकना बंद कर दिया या उसको डिसिप्लिन करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। डिसिप्लिन में भी रखना है और रिलेशन को भी कैसे इम्प्रूव करना है, दोनों चीज़ें सिखाई जाती हैं। सो ये वहाँ पे काफ़ी अप्रोप्रिएट होती है थेरेपी, जहाँ पे कि जो बच्चे के रिलेशन पेरेंट्स से ब्रेक डाउन हो चुके हैं, या बच्चे का और पेरेंट्स का जो है इंटरेक्शन पुअर है, या पेरेंट चाइल्ड कम्युनिकेशन प्रॉब्लमेटिक है ना। पुअर का मतलब हो गया हो ही नहीं रहा है या बहुत कम हो रहा है, और प्रॉब्लमेटिक का मतलब इंटरेक्शन जब भी होगा तो बच्चे को डांटा जाएगा, मारा जाएगा, ये प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो अब इसमें थेरेपिस्ट जो है पहले पेरेंट्स को ये कोचिंग देते हैं कि बच्चे के साथ में कैसे खेला जाए, ठीक है। अब इसका क्या तरीका होता है, एक जैसे होता है ना कि वन वे मिरर होता है, एक व्यक्ति जो मिरर के सामने बैठा है वो दूसरी तरफ नहीं देख सकता, लेकिन मिरर के पीछे जो बैठा हुआ वो अंदर देख सकता है। तो थेरेपिस्ट ऐसे जो है मिरर के पीछे बैठा होता है और पेरेंट जो है बच्चे के साथ में खेल रहे होते हैं अंदर रूम में। यानी कि पेरेंट और बच्चा जो है थेरेपिस्ट को नहीं देख पाएगा, लेकिन थेरेपिस्ट दोनों को देख रहा होगा। और साथ में जो है कान में जो है पेरेंट्स के ईयरबग और एक ऑडियो डिवाइस लगा दिया था, जिससे कि थेरेपिस्ट कम्युनिकेट कर सकता है और वहाँ पे क्या बातें हो रही है वो सुन भी सकता है थेरेपिस्ट जो है। तो इसके ज़रिए जो है वो लाइव कोचिंग कर रहा होता है, पेरेंट्स की भी और बच्चे की भी, कि कैसे जो है बच्चे के किस एक्शन पे पेरेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठीक है। ये एक इसकी खास बात है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी की। इंटरेक्शन इसमें खास बात ये कि लाइव हो रहा है सब कुछ। इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें सेशंस हो रहे हैं, उनको वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है और रिकॉर्डिंग शो कर दी जाती है, उसका फीडबैक होता है। यहाँ पे चीज़ें लाइव हो रही हैं, ये एक इसकी यूनिक चीज़ है इस थेरेपी की। सो इससे जो है इस पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी को जो है 2 स्टेज में होता है। पहला होता है रिलेशनशिप डेवलपमेंट और दूसरा होता है डिसिप्लिन ट्रेनिंग। जो रिलेशनशिप डेवलपमेंट है वो चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरेक्शन है, तो इसमें जो फोकस चाइल्ड पे होता है, और डिसिप्लिन ट्रेनिंग है ये पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन, यानी कि यहाँ पे फोकस पेरेंट्स के ऊपर होता है। अब ये दोनों चीज़ें हैं, रिलेशनशिप डेवलपमेंट यानी चाइल्ड डायरेक्टेड इंटरेक्शन एंड डिसिप्लिन ट्रेनिंग यानी कि पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन, ये होता कैसे ये देखते हैं। तो अल्टीमेटली इसका एम क्या है कि जो लविंग और नर्चरिंग बॉन्ड हो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में, तो पेरेंट्स को कुछ डूज एंड डोंट सिखाए जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो है डेली एक प्ले का पीरियड होता है, उसे कहते हैं स्पेशल प्ले टाइम। कहीं कहीं शॉर्ट में हो सकता है SPT भी लिखा मिल जाए, पर स्पेशल प्ले टाइम होता है जिसमें पेरेंट और बच्चे दोनों साथ में खेलते हैं। उसमें जो है पेरेंट्स को बताया जाता है क्या क्या करना है। तो एक्रोनिम के तौर पे प्राइड या ड्रिप याद रख सकते हो। तो P फॉर प्रेज, मतलब बच्चा जैसे होता है ना कुछ करके दिखाता है तो उसको प्रेज करना है, या इवन वो नहीं भी दिखा रहा है, इफ यू नोटिस समथिंग वर्थ प्रेजिंग उसको प्रेज करना है। फिर R इज रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट क्या करना है, बच्चे ने जो कहा है उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो, सोचो बच्चे ने ऐसा क्यों कहा, ये क्या चाहता है, इसको कैसा लग रहा होगा,
ऐसे रिफ्लेक्ट करना है, ये नहीं कि हाँ बच्चे तो बोलते रहते हैं कुछ भी नहीं। Whatever the child says, the parent has to reflect. Then third is I is imitate. Imitate मतलब बच्चा करे उसकी नकल करो। जब बच्चे होते हैं ना शक्लें बनाते हैं या आवाज़ें निकालते हैं, तो या कोई प्ले खेल रहे हैं, तो आप उनके साथ जो है जो वो कर रहे हैं वो इमिटेट करो। फिर जो है डिस्क्राइब करना है कि जो कर रहा है बच्चा वो क्यों कर रहा है, एंड एंथुजियाज्म होना चाहिए। डिस्क्राइब का भी मैं आगे दोबारा से बताऊंगा डिटेल में। एंथुजियाज्म समझ लो, एंथुजियाज्म में जो है ये हो रहा होता है कि जो बच्चे के साथ में हम प्ले कर रहे हैं, देखो ड्रिप वाले में ई नहीं है, यहाँ पे ई है, ये एक्स्ट्रा है इसमें एंथुजियाज्म वाला। तो बच्चे के साथ में जो भी एक्टिविटी करनी है स्पेशल प्ले टाइम में, द पेरेंट शुड बी एंथुजियास्टिक। बच्चे को ये लगना चाहिए कि इंटरेस्टेड है, ऐसा नहीं हो कि बस ये एक फॉर्मेलिटी सी पूरी कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो अब जो है पेरेंट डायरेक्टेड इंटरेक्शन आता है, तो इसमें जो है पेरेंट्स को ये सिखाया जाता है कैसे स्ट्रक्चर्ड और कंसिस्टेंट अप्रोच रखी जाए डिसिप्लिन के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है कि सबसे पहले तो डायरेक्ट और क्लियर कमांड्स देनी चाहिए बच्चे को, मतलब घुमा फिरा के बात नहीं करनी, स्ट्रेट है ये करना है ये नहीं करना है, या ये करने की कंडीशन ये है, ये करोगे तो ये करने को मिलेगा, नहीं करने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेस है वो कंसिस्टेंट होने चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, चाहे वो रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है या रिप्रीमांड है, जो भी है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। सेम गलती सेम आउटपुट, ठीक है, सेम अच्छा काम सेम अच्छा आउटपुट। तो कंप्लायंस और नॉन कंप्लायंस दोनों के लिए कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हर बार कंप्लाई करे सेम चीज़, नॉन कंप्लाई करे सेम, मतलब जो भी उसका अप्रोप्रिएट डिसाइडेड है वो करना है। तो इससे जो क्या होता है कि जो नेगेटिव पेरेंट चाइल्ड पैटर्न है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स को ये सिखाया जाता है कि कैसे कंस्ट्रक्टिव तरीके से जो है बच्चे के इमोशंस मैनेज किए जाएं और रीइंफोर्स किया जाए अच्छे इमोशंस को। और इससे एक चीज़ और होती है कि जो बच्चे का जो फिजिकल अब्यूज़ है वो इंटरप्ट हो जाता है, मतलब नहीं होता है, और हार्मफुल साइकिल नहीं बन पाती। जैसे अगर पेरेंट को हम नहीं सिखाएंगे कि कैसे बिना मारे पीटे गुस्सा किए बच्चे को कंट्रोल करना है, डिसिप्लिन करना है, तो एक दो बार बच्चे को कहेगा, नहीं माना तो उसको मारने पीटने लग जाएगा, फिजिकल अब्यूज़ होगा। तो इसमें जो है पेरेंट चाइल्ड इंटरेक्शन थेरेपी में वो नौबत ही नहीं आने दी जाती कि पेरेंट जो है गुस्सा हो या मारे पीटे। तो कैसे जो है बिना इन चीज़ों के कैसे किया जाए ये सिखाया जाता है, तो इससे बच्चा ऑटोमेटिकली बच जाता है फिजिकल अब्यूज़ से। ये पेरेंट्स को ट्रेंड कर दिया गया है कैसे काम करवाना, तो मारने की ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी। सो अब जैसे है ना कि अगर पेरेंट जो है पहले चिल्लाते हैं गुस्से में या फिर धमकी देंगे, तो उससे बच्चे के अंदर जो है नेगेटिव जो बिहेवियर है वो रीइंफोर्स हो जाते हैं। जैसे अनरिस्पॉन्सिवनेस, बच्चा ढीठ बन जाता है, कई बार बहुत ज़्यादा मारा जाए धमकाया जाए तो ढीठ बन जाता है। फिर ये भी पॉसिबल है कि वो डिसओबीडियंट बन जाए। अनरिस्पॉन्सिव में तो खाली यही कि जो कहा गया वो नहीं कर रहा है, डिसओबीडियंट में उल्टा कर रहा है, जो कहा मना किया गया वो पक्का करेगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव बिहेवियर से ये भी होता है कि एज ए बच्चा वैसे तो रिवेंज ले नहीं सकता है बड़ों से, तो उसका रिवेंज लेने का तरीका ये होगा, या कई बार चीज़ों को तोड़ देगा फोड़ देगा, वहाँ गुस्सा निकाल देगा, ऐसा भी हो सकता है। तो इवन जो कई देखा होगा, यू माइट हैव सीन और हर्ड और मे बी रेड, कि कई बच्चे जो है बचपन में ही जो है दे डिस्प्ले क्रूएल्टी टूवर्ड्स एनिमल्स। तो उसका रीज़न यही होता है कि उनको बचपन में जो है बहुत फिजिकली या सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया होता है, तो फिर वो अपनी क्रूएल्टी जो है मतलब जो गुस्सा है वो ऐसे वेंट आउट कर रहे होते हैं। जो हर इंसान अपने से कमज़ोर पे ही गुस्सा निकालता है, बच्चे तो सबसे कमज़ोर हैं घर में, वो किस पे निकालेंगे, तो दे पिक आउट एनिमल्स एंड दे डू दैट।
तो अगर कोई बच्चा क्रुएल्टी कर रहा है एनिमल्स पे, तो उसको डांटने मारने की बजाय उसकी बात समझने की जरूरत है, वो उसकी प्रॉब्लम क्या है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है, खामखा में कर रहा है, तो फिर तो अलग बात है, तो डिसिप्लिन किया जाएगा उसको। बट जनरली ये एक इंडिकेटर्स होते हैं कि इफ द चाइल्ड इज नॉट फीलिंग वेल, फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज उसका हो रहा है घर में, तो वो क्रुएल्टी उसकी एनिमल्स की दिखती है। सो इसमें जो है वही पेरेंट्स को दिखाया था कि कैसे कंसिस्टेंट एंड नॉन वायलेंट डिसिप्लिन टेक्निक, देखो एम्फेसिस इज नॉन वायलेंट डिसिप्लिन टेक्निक्स, ये जो है सिखाई जाती, तो उससे बच्चा अपने आप ही जो है फिजिकल अब्यूज से बच जाता है। और जो आमतौर पे देखा गया है पीसीआईटी में, जो पेरेंट्स का सेटिस्फैक्शन है वो हाई होता है। और ये भी देखा गया कि इससे जो मॉडल, ये पर्टिकुलर मॉडल जिसकी हमने बात की है थेरेपी की, ये वेरियस पॉपुलेशन एंड कल्चर्स में अपनाया जा सकता है, कि बच्चे तो बेसिकली सेम ही होते हैं हर जगह। फिर ये अलग डेवलपमेंटल इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड रिलेशनशिप बेस्ड मॉडल, DIR को कहते हैं। तो देखो इसमें 3 चीज़ों पे फोकस किया जाता है। क्या क्या? एक तो फंक्शनल डेवलपमेंट कैपेबिलिटी, हर बच्चा जो है सेम लेवल का फंक्शनल डेवलपमेंट नहीं होगा। जैसे हर एक की आई साइट सेम नहीं होगी, हर एक के कान सेम नहीं होंगे, हर एक की जो है स्मेल की कैपेसिटी सेम नहीं होगी, या हर एक की जो है IQ सेम नहीं होगी। तो ये डेवलपमेंटल लेवल अलग अलग हर बच्चे का होगा, सेम एज हो तो भी। तो ये तो डेवलपमेंटल लेवल वाली बात हो गई। दूसरा I जो है दैट स्टैंड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सॉरी, ये जो पहला मैंने बताया डेवलपमेंटल लेवल्स का मतलब बच्चा किस एज ग्रुप का है, 3 साल का है, 6 का है, 10 का है, तो हर डेवलपमेंट में अलग चैलेंजेस होते हैं, अलग इश्यूज होते हैं। तो आई स्टैंड फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस में ये है कि वो हर बच्चा अलग होता है, चाहे उसकी फिजिकल कैपेसिटी या IQ है, ये अलग अलग होगी। ये आई हो गया। एंड R स्टैंड फॉर रिलेशनशिप, जो उसके केयर गिवर है, पेरेंट्स है, उसके साथ रिलेशनशिप कैसे है। सो ये जो है चीज़ जो है बच्चे में हम देखते हैं, आई थिंक हाँ ऊपर चला जाए, हाँ ये। तो ये जो है इन तीनों का कॉम्बिनेशन देख के हम डिसाइड करते हैं कि क्या करना है, क्योंकि इन तीनों के इंटरेक्शन से ही डिसाइड होगा कि थेरेपी में क्या किया जाएगा, क्या इंटरवेंशन दिया जाएगा। और ये काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव, क्योंकि ये सारी चीज़ों को कवर कर रहा है। बच्चे का डेवलपमेंटल लेवल भी देख रहा है, उसका इंडिविजुअल डिफरेंस भी देखता है, उसके रिलेशनशिप स्टेटस भी देख रहा है पेरेंट्स के साथ में। तो अब जो इसमें क्योंकि एक पर्टिकुलर चीज़ पे ही फोकस नहीं, जैसे कि कॉग्निटिव स्किल्स पे ही है या बिहेवियर पे ही हो खाली, इससे पहले हम बिहेवियर्स पे फोकस कर रहे थे ज़्यादा, या केवल ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप में हम जो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप की बात कर रहे थे। तो किसी सिंगल चीज़ पे फोकस नहीं है, इसलिए बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव जो है इसमें होता है। बच्चे के जो है 6 डेवलपमेंटल एलिमेंट्स होते हैं। एक तो अटेंशन वो कितना दे पाता है, वो एज अप्रोप्रिएट होना चाहिए। दूसरा एंगेजमेंट, वो कैसे एंगेज्ड है अपने केयर गिवर के साथ में, और वो अपने जो इमोशनल एस्पेक्ट्स है उसकी सिग्नलिंग कैसे करता है, कि बोल के करता है, कि सिंबॉलिक करता है, या टेम्पर टेंट्रम से करता है, जो भी है। फिर उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग देखते हैं प्री वर्बल एंड वर्बल लेवल पे, कि मतलब अभी बच्चा बोलना नहीं सीखा है तो कैसे सॉल्व कर अपनी प्रॉब्लम, या बड़ा भी हो गया तो जब बोलना नहीं सीखा था तब कैसे सॉल्व करता था, और जब बोलना सीख गया तो कैसे करता है। फिर इमेजिनेटिव इंटरेक्शंस, कि वो जो है ये देख रहा होता है कि क्या क्या जो चीज़ें हैं वो मेंटली इमेजिन कर पाता है, जैसे हमने कहा था ना इमेजिनेटिव प्ले जो बच्चों में होता है वो। एंड ऑब्वियसली लास्ट इज थिंकिंग, कैसे उसका सोचने का तरीका क्या है, हर चीज़ को पॉजिटिव सोचता है, नेगेटिव सोचता है, रैशनली सोचता है, जो भी है। तो ये 6 जो है उसके डेवलपमेंटल एलिमेंट्स हो गए, जो हमने D वाला जो है वो ये हो गया। अब इससे क्या होगा, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जब ये सब चीज़ें हम असेस कर लेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि कौन सा इंटरवेंशन प्रोग्राम देना है
बच्चे के लिए जो सूट करेगा एंड बच्चे की फैमिली की प्रोफाइल को भी देखते हुए। अभी तक जो हमने बात करी है ये दिस इज नॉट एन इंटरवेंशन, यहाँ पे हमने सारी खाली असेसमेंट किया है, इंटरवेंशन नहीं हुआ है अभी। तो हमने केवल एनालिसिस किया है अभी तक, ये समझने के लिए कि कौन जितने बहुत सारे जो इंटरवेंशन होते हैं उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, तो उनको कैसे जोड़ के यहाँ पे इंटरवेंशन दिया, बस इतना समझा, अभी इंटरवेंशन दिया नहीं है अभी तक जो हमने बात करी है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बच्चे को सिखाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेमी स्ट्रक्चर्ड तरीके से। ठीक है, फिर लर्निंग इंटरेक्शंस, स्पीच थेरेपी भी हो सकती है बच्चे को अगर है प्रॉब्लम, ऑक्यूपेशनल थेरेपी अगर उसको पढ़ने लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो, पीयर प्ले अपॉर्चुनिटी वहाँ पे कैसे सोसाइटी में करना है, एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो हमने बात की थी कि स्पेशल अगर कोई ज़रूरत है उसको तो ये जितने भी चाइल्ड थेरेपी के थेरेपीज है उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव ये DIR मॉडल भी है। तो इसमें असेसमेंट भी हम करते हैं और इंटरवेंशन भी करते हैं उन बच्चों का जिनको स्पेशल नीड है, तो ये खास बात इसकी है। सो विद दिस आई हैव कम टू द एंड ऑफ सेशन। अगर कोई क्वेश्चन है यू कैन आस्क, अदरवाइज आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। ठीक है, और तो कुछ नहीं रहेगा आई थिंक। आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग नाउ।